नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, और इनके ही जरिए हम आपको बताएंगे आलू की फसल की देखभाल के बारे में। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान जयंत बोरपात्र से, और फिर बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार और ई-नाम ऐप की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ, और जानते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार कृषि नीलम पटेल एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जैसे आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि के परिणाम स्वरूप बांस अथवा बैम्बू, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी जागरूकता नहीं थी इस देश में, हालांकि सबसे अधिक शायद रिजर्व हमारे पास है, लेकिन विडंबना ये थी कि हमारा बैम्बू बाहर चला जाता था और बाहर के देश उसी में से बैम्बू प्रोडक्ट बना करके 5-6 हज़ार करोड़ रुपए मात्र अगरबत्ती का तजारत करते थे हिंदुस्तान से। तो आप देखिए कि हमारा सरमाया बाहर जाता था और उनको आत्मनिर्भर बनाता था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो हमें इस बात का गर्व भी है और कि प्रधानमंत्री जी ने इस ओर तवज्जो दी। अनेकों ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने निर्णय लिए। 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को संशोधित कर दिया गया ताकि होम ग्रोन बैम्बू से उससे मुक्ति मिल जाए। इसी प्रकार आयात कर बढ़ा दिया गया है बैम्बू प्रोडक्ट्स पर, ताकि होम ग्रोन या डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है बैम्बू की, उसको बढ़ावा मिल सके और बाहर से आने वाले बैम्बू को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन ना मिले। और मुझे बधाई देनी है नीति आयोग को, डॉक्टर राजीव जी के जो वाइस चेयरमैन हैं, कि उनकी अगुवाई में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई। क्योंकि आमतौर से ये सोचा जाता है कि बैम्बू है तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन बैम्बू लगभग देश के अलग अलग हर हिस्से में पाया जाता है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर में जाइए तो जम्मू कश्मीर में, परंतु उसकी जानकारी नहीं है। और आने वाले समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, पोस्ट कोविड टाइम की जो इकोनॉमी रहेगी, मुझे लगता है कि उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेषकर बैम्बू की विशेष भूमिका रहने वाली है। एक ऐसा तत्व जिससे हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप, हर प्रकार की स्टार्टअप की जा सकती है। कागज़ भी बन सकता है, फर्नीचर भी बन सकता है, मकान भी बन सकता है, टूथब्रश भी बन सकता है, मोज़े भी बन सकते हैं, कपड़े भी बन सकते हैं। और जब ये ज़ाया हो जाए तो फिर कागज़, और आने वाले समय जो क्लीन एनर्जी की बात की जाती है तो इथेनॉल के लिए भी एक सोर्स रहेगा। और जैसा कि अभी सुझाव दिया गया डॉक्टर राजीव जी की ओर से कि हम इन कार्यशालाओं को देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित करने की एक योजना बनाएं और स्टेक होल्डर्स, विशेषकर जो युवा जो इसके लाभार्थी हो सकते हैं, उनको इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। नीति आयोग का जो उद्देश्य है इस कार्यशाला को लेकर, जैसे वो यही है कि हमारी जो आज बैम्बू इकोनॉमी है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाए आने वाले दिनों में। और क्योंकि इसकी पूरी जो है वो पोटेंशियल है और हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने फ़ायदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताए उन सबको पूरा करना है। और आज जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड है 1500 इस्तेमाल इसके जो है डॉक्यूमेंट किए जा सके, मगर इसकी सप्लाई जो है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बैम्बू को पूरे देश में इसका विकास हो। नॉर्थ ईस्ट में तो होगा ही होगा, और इसके जितनी ज़्यादा इसकी हम उपज कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा हमें न सिर्फ अपने पर्यावरण में मदद मिलेगी, मगर हमारी अर्थव्यवस्था में और रोज़गार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत मिलेगी। तो नीति आयोग का ये आइडिया है कि हम इसको अभी इससे शुरुआत करके बैम्बू मिशन के साथ जुड़कर सारे राज्यों में इसका हम लोग प्रोपेगेट करें। थैंक यू।
आलू की फसल की बात करें तो ये करीब 400 साल पहले यूरोप से भारत आया था। उस समय इतनी ज्यादा पहचान नहीं बना सका था, लेकिन आज के समय की बात करें तो ये हर खासो आम की पसंद बन गया है। इस समय आलू की जो फसल है खेतों में लहलहा रही है। अच्छी उपज आपको किस तरह से मिल सकती है? जब आप अच्छी तरह से इसकी देखभाल करेंगे, कीटों से और रोगों से बचाव करेंगे और खरपतवार नियंत्रण करेंगे। आइए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट में। भारत के लिए आलू बहुत ज्यादा पुरानी फसल नहीं है। ये 1800वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पहुंचा था। चूंकि यूरोपीय किस्में समशीतोष्ण कृषि जलवायु के लिए अनुकूल थी और गर्मियों में ये सिर्फ भारत के पहाड़ी इलाकों में ही बोई जा सकती थी, इसलिए इनकी उत्पादकता बहुत कम थी। यही वजह रही कि आजादी तक हमारे देश में आलू का कोई खास महत्व नहीं था। हालांकि खाद्य सुरक्षा के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण फसल थी। इसीलिए आजादी के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के अनुरूप तरह तरह की किस्मों का विकास किया। ऐसी किस्में जो पहाड़ों से लेकर रबी के मौसम में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों तक आसानी से लगाई जा सकती थी। तब से लेकर अब तक आलू उत्पादन और उत्पादकता में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। बहरहाल अभी आलू की फसल लगी हुई है। खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में इसे सर्दियों के दौरान ही बोया जाता है। अभी आलू की फसल खेतों में लगी है। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो उचित देखभाल करनी होगी। आलू में अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो ये हमारी 90 दिन की फसल होती है, 90 से 100 दिन की। और अगर हम यहाँ हमारे सर्दियों में हम नॉर्थ जो हमारा उत्तरी भाग है जो प्रदेश का देश का हमारा जो है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरी हमारा गुजरात, ये जो राजस्थान, ये जो एरिया आ जाता है, इसमें हम जो आलू सर्दियों में लगाते हैं। तो सर्दियों में जो इसका टाइम समय जो होता है सही बिजाई का समय, वो अक्टूबर के महीने में हम इसकी बिजाई करते हैं और ये आगे 90 दिन में हमारी जनवरी के आखिर तक और फरवरी में तक हमारी एक फसल रहती है। तो ये फसल के ऊपर होता है कि इसमें 90 दिन की भी वो होती हैं और 100 दिन में भी पकने वाली फसलें होती हैं। तो इसमें जब इसकी बिजाई हो जाती है, पानी का हमने कर दिया है, इसमें खाद जो देना है वो हमने दे दिया, फिर बात आती है इसमें मिट्टी चढ़ाने की। अब जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसका जो आलू का जमाव हो जाता है, हम ये कहते हैं कि 30 दिन तक जो आलू जमना होता है वो सारा आलू जम जाता है 30 दिन तक, और उसके साथ साथ कुछ घास भी आ जाता है। तो उसमें पहली जो उसमें अगर आपने हाथ से आलू लगाया है तो उसमें दोबारा से, जिसको अर्थिंग आप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना वो आलू में बहुत ज़रूरी है। तो उसमें घास भी कट जाता है और जो उसके साथ साथ ही जो हमने बची हुई नाइट्रोजन जो यूरिया डालनी थी वो भी उसी टाइम नालियों में डाल दें और वो मिट्टी के साथ साथ घास भी कट जाएगा और कसी से उसमें मिट्टी चढ़ा दें। तो इसके साथ हमारे 2 से 3 काम एक साथ ही हो जाएंगे। और मिट्टी चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि आलू अगर बाहर निकलेगा, मिट्टी से बाहर आएगा, तो जैसे ही सीधी धूप उसके ऊपर लगेगी तो आलू हरे रंग का हो जाएगा। और जो हरे रंग का आलू होता है उसकी मार्केट में डिमांड कम रहती है और वो खाने के लायक भी नहीं होता। तो सिर्फ जो हरा आलू होता है उसमें कोई बीमारी के कारण नहीं होता। ये हरा आलू तब होता है जब वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे तो उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे तो वो आलू हरा रंग का नहीं होगा। और अगर हमने मशीन से अगर इसकी बिजाई की हुई है, ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन से, तो उसमें फिर मिट्टी चढ़ाने की, क्योंकि उसमें अच्छी बड़ी डोली बन जाती है तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए जब हम खरपतवार उसको रोकने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हम एक केमिकल जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें वेडिसाइड जिसको बोलते हैं, खरपतवार जो घास मारने वाली दवाई, इसमें स्टॉम पेंडामिथिलिन जो दवाई आती है उसका 1 लीटर दवाई जो पेंडामिथिलिन पर एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से हमारी सही रहती है। यानी मैं दूसरे उसमें बताता हूँ, ये जो पेंडामिथिलिन है ये स्टॉम्प के नाम से बाज़ार में मिलती है और इसे 30% और ये 33% दोनों मात्रा में अवेलेबल होती है। तो इसमें 1 एकड़ में हमारी 1.5 लीटर स्टॉम्प लगेगी, 1.5 लीटर लगेगी। और पेंडामिथिलिन जो है वो हमारी 400 ग्राम से 500 ml लगेगी। तो ये ध्यान रखें किसान भाई। वैज्ञानिक हमेशा ही अच्छी और उन्नत किस्में बोने की सलाह देते हैं। ऐसी किस्मों को आप 2-3 साल तक बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको हर साल बीज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बस कीटों और बीमारियों से फसल को दूर रखना है। बीमारी की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा जो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी की आती है वो एक आपके कौन से एरिया में उसके ऊपर लगभग करती है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ये बीमारी का प्रभाव बहुत कम होता है।
यहाँ पर एक अगर किसान भाइयों को मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए, अपने अगले साल के लिए भी आलू अपना खुद का तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 1-2 स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इसमें एक एफिड आता है जो वायरस बीमारी फैलाता है, और वो बीमारी वाला आलू है उसकी पैदावार अगले साल के लिए कम हो जाती है। तो उसमें जो एफिड है उसके लिए वो एक कीट है, और उसको मारने के लिए आप कोई भी जो सिस्टमेटिक हमारी जो इंसेक्टिसाइड होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसका कोई भी प्रयोग कर सकते हैं और बाज़ार में मिल जाती हैं, उनका प्रयोग करके। और उसमें हमने ये देखना है कि आलू में वो एफिड जो है जिसको हम हरा तेला बोलते हैं वो ना आए, उसको रोकने के लिए। और साथ में ये ध्यान रखें कि जब ये इसमें जो एफिड की, जब जनवरी के महीने में हम आलू की खुदाई करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो एफिड की मात्रा आती है वो एक, उसका ध्यान 100 पत्ते हम तोड़ के उसमें देख लेते हैं। अगर हमारे 100 पत्तों में अगर हमें 20 के एफिड हमें मिल जाते हैं तो ये मानने कि वो एक लेवल है, वो आ चुका है, और उस समय पर हमें उस आलू की पत्तों को काट देना चाहिए और उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो किसान भाई एक थोड़ी सी जगह में, एक खेत में अपना अलग से इस तरह से ध्यान रख लें, ताकि वो उस खेत का आलू है वो आप अपने अगले साल के लिए आप उसको रख सकते हैं। आलू की फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी जनवरी और फरवरी में इसकी खुदाई होगी। खुदाई के समय चूंकि आलू के पौधे हरे ही होते हैं, इसलिए पहले उन्हें काटकर फेंकना होता है, तब खुदाई होती है। पौधे काटने के बाद फसल को ऐसे ही छोड़ दें और 15 दिन बाद इसकी खुदाई करें। ऐसा करने से आलू का छिलका सख्त हो जाएगा और कंद के छीलने का डर नहीं रहेगा। अक्सर किसानों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते। बात जो है वो वाजिब भी है, लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखाई जाए, अपनी फसलों की तुड़ाई के बाद उनका मूल्य संवर्धन कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि फलों का मूल्यवर्धन आप किस प्रकार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी नई फसल बाजार में आती है तो उसके भाव गिरना लाजमी है। वजह है बाजार में सप्लाई का बढ़ना। दिक्कत यह है कि किसान फसलों को ज्यादा देर तक रोककर भी नहीं रख सकते, वरना वो खराब हो जाएंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिनको अपनाकर किसान लंबे समय तक रख सकते हैं और अच्छे भाव पर भी बेच सकते हैं। बस इसके लिए फसलों को प्रसंस्कृत करना होगा। फलों की बात करें तो भंडारण के बेहतर इंतजाम न होने की वजह से भी 30 से 35% तक फल बेकार हो जाते हैं। मूल्यवर्धन न सिर्फ बेहतर भाव दिलाएगा बल्कि फलों को खराब होने से भी बचाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में सिर्फ 2 से 3% फलों का ही मूल्यवर्धन हो पाता है। आम को ही ले लीजिए, आप इसका अमचूर, स्क्वैश, अचार या फिर पन्ना तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पके आम की फांकों को परासरणीकृत भी किया जा सकता है। आम की ऐसी फांकों को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसकी सस्ती तकनीक पूसा ने विकसित कर ली है। दूसरी ओर बेलपत्थर, जामुन और आंवला जैसे स्वदेशी फलों को कम ही लोग खाना पसंद करते हैं, जबकि ये फल हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। किसान इनका पेय तैयार कर बेच सकते हैं। पूसा ने फल पेय तैयार करने की ऐसी थर्मल प्रसंस्करण तकनीक तैयार की है जो बहुत सस्ती है और फलों का रंग और खुशबू भी कायम रखती है। इस तरह के पेय शीशियों में पैक करके आराम से लंबे समय तक भंडारित किए जा सकते हैं और बाजार में अच्छे भाव पर बेचे भी जा सकते हैं। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। इससे पूसा न्यूट्रा आंवला कैंडी बनाई जा सकती है। आंवला कैंडी मुरब्बे का सूखा रूप है। बच्चे मुरब्बे के बजाय कैंडी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कैंडी बनाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आप घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं। कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। आजकल किसान केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, अपनी आय को दोगुना करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे किसानों को भी लाभ पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हैं आज के हमारे सफल किसान, जिनका नाम है जयंत बोरपात्र। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। असम के डिब्रूगढ़ स्थित मनोहारी देवी चाय बागान, जो पहले कूड़े कचरे का ढेर हुआ करता था, आज एक मनमोहक बगीचे में तब्दील हो गया है। यहाँ के लोगों के सफल प्रयासों के कारण ये जगह स्वर्ग बन गई है। इस बगीचे में स्थानीय और देसी प्रजाति के तरह तरह के फल, फूल तथा औषधियाँ पाई जाती हैं। इसी वजह से इसे आदर्श बगीचा कहा जाता है। डिब्रूगढ़ स्थित मनोहारी चाय बागान में काम कर रहे जयंत बोरपात्र की बात करें तो वे चाय बागान, गोपालन और खेती कर अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। इनका मानना है कि आज के दौर में जैविक साग सब्जियों की मांग बढ़ी है और यही कारण है कि वे जैविक खेती से जुड़े हैं। ये सोचते हैं कि भारत के गांव-गांव कृषि जीवी है, ऐसे में युवा पीढ़ी को कृषि में रुचि लेने की जरूरत है। खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने केचुआ खाद का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में केचुआ खाद इतना मशहूर नहीं था। वर्ष 2003 में वे और उनके भाई दोनों केचुआ खाद का व्यावसायिक उत्पादन करने लगे। लाभ मिला तो इन्होंने चाय बागान के लिए मिट्टी खरीदी। वे कहते हैं केचुआ खाद उत्पादन में ज्यादा लाभ तो नहीं, लेकिन इससे आसानी से जुड़ा जा सकता है। गौ पालन कर प्राप्त हुए दूध को बेच मजदूरों का खर्चा निकाला जा सकता है। साथ ही केचुआ खाद के लिए गाय का गोबर बहुत ही जरूरी है। गौपालन से गोबर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि केचुआ खाद के लिए 60% गाय का गोबर बहुत जरूरी है। इनका मानना है कि चाय के बागान और खेत खलिहान में केचुआ खाद का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो निश्चित ही लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए योगदान में मनोहारी देवी चाय बगीचा डिब्रूगढ़ के अधिकारियों की खास भूमिका है। जयंत बोरपात्र को खेती से जुड़ी तमाम तरह की सुविधाएं और सही जानकारियों के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिली है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, यानी कि जानने का कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं।
राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम की जब बात होती है तो ये हमारे किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। हजारों मंडियों को इससे जोड़ा जा चुका है। अब हमारे किसान घर बैठे बैठे ही अपनी उपज की बिकवाली कर रहे हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। कोरोना महामारी की ही बात कर लें, इसमें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की अहम भूमिका रही है और साथ ही इसने हमारे किसानों को काफी लाभ भी पहुंचाया है। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार के रूप में एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पर मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। अगर अलीगढ़ का कोई किसान अपनी कृषि उपज हरियाणा के हिसार में बेचना चाहे तो कृषि उपज को लाने ले जाने तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो, इसका सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को मिले। केंद्र सरकार इसके माध्यम से साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार तहत किसान ग्राहकों को अपनी उपज सही दाम और बिना किसी बिचौलियों के आसानी से बेच सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा भी मिले। साथ ही थोक व्यापारियों एवं मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से दूर स्थित मंडियों से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका भी मिले। इस पहल से ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध तो है ही, साथ ही मूल्य में स्थिरता भी आने लगी है। कृषि उपज की लेन देन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूरे देश की बाजारों में पहुंच आसान बनाने में राष्ट्रीय कृषि बाजार से सहायता मिल रही है। भारत सरकार की ये डिजिटल पहल सभी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करती है, जिसमें कमोडिटी आगमन, गुणवत्ता परख, प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान सीधे किसानों के खातों में शामिल हैं। इस ऑनलाइन डिजिटल बाजार का उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना, सूचना विषमताओं को कम करना और किसानों और अन्य हितधारकों के लिए बाजार पहुंच के विस्तार में मदद करना है। पिछले 4 वर्षों में ई-नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंटों और 1012 एफपीओ का उपयोगकर्ता आधार पंजीकृत किया है। 14 मई 2020 तक कुल 3.43 करोड़ मीट्रिक टन और 38.16 लाख संख्या सामूहिक रूप से रुपए के उल्लेखनीय व्यापारिक मील के पत्थर को पार कर गई। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1 लाख करोड़ वर्तमान में खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, फल और सब्जियों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार ई-नाम पर किया जाता है। कोविड-19 लॉकडाउन संकट के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए। हाल के दिनों में इस पोर्टल के 2 नए मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिनमें वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ शामिल हैं। वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के जरिए किसान पंजीकृत वेयरहाउसों से अपनी उपज बेच सकते हैं। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल पर भी बिना मंडी पहुंचे ही ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है। अभी तक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत दर्जन भर राज्यों के एफपीओ ने व्यापार में भागीदारी की है। ई-नाम के इन क्रांतिकारी कदमों ने एक राष्ट्र एक बाजार लक्ष्य की दिशा में इसे और मजबूत किया। किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री और खरीद की दिशा में राष्ट्र को ले जाने का काम किया।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक जानकारी आपको दे दें, दोबारा आप ये हमारा कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। और साथ ही अब हम आपको हमारा पता भी बता देते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हंसी के फव्वारे, मस्ती के सितारे, उमंग द्वारे द्वारे। नए साल का स्वागत कीजिए मेरे साथ रात 9:30 बजे 31 दिसंबर सिर्फ डीडी नेशनल पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली
हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।